हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और ये वीडियो थोड़ा लेट पहुंचा क्योंकि लिंक जनरेट नहीं हो पा रहा था। सबसे पहला प्रश्न है अपने पास, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। देखिए, परासरण दाब को व्यक्त करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P इक्वल टू या फिर पाई इक्वल टू CRT। ओके, आपको लिखवाया भी गया है, बट इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आपका ऑप्शन ए सही होगा, ये इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है। सेकंड, अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु निकल पाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही दिया हुआ है। तो अपने पास अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होती है? एक तरह की ऐसी झिल्ली होती है जिस सिर्फ विलायक के अणु ही उससे पास आउट हो पाते हैं, जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, कहते हैं RO का फिल्टर पानी होता है, तो इसी झिल्ली से जो है पार करके जाता है। तो जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, वो बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है? तो आदर्श विलयन हम उसे कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे हाइट ऊपर होता जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। इसके कारण निम्न में से विलयन के लिए कौन अणु संख्यक गुण है? तो 4 आपको लिखवाया था, जिसमें से देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। परासरण मैच करता है, परासरण उसमें है, तो परासरण यहाँ पे हो जाएगा। परासरण दाब या फिर परासरण। शुद्ध जल का pH कितना होता है? तो 7 होता है। आप सभी को पता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन pH का फुल फॉर्म होता है, मतलब हाइड्रोजन का पावर, हाइड्रोजन की शक्ति। और अगर 7 हुआ तो वो शुद्ध माना जाता है। 7 से कम हुआ तो एसिडिक नेचर का, 7 से ज़्यादा हुआ तो बेसिक नेचर, मतलब अम्लीय और क्षारीय नेचर का। इनमें से 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके लगाया हूँ ऑलरेडी। बोल रहा है कि इनमें से कौन जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? इनमें से कौन सा जलीय घोल की जो हिमांक बिंदु है वो कम से कम है? तो हिमांक बिंदु उसका कम होता है जिसका TF का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम इसको करने के लिए यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 0.01 मोल लिया हुआ, मोलरिटी लिया हुआ है NaCl का। हमें सबसे पहले ये देखना होगा। देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। देखिए इसको हम फॉर्मूला से करेंगे। इस फॉर्मूले को हम कहेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF। इसको मैं मिटाता हूँ। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू कंसनट्रेशंस ऑफ मोलरिटी। और यहाँ पे KF को हम कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट होता है ये, तो हम इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, तो या फिर एक और फॉर्मूला दे सकते हैं, या यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू आयोनाइज्ड मोलों की संख्या, है ना। तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो हमें पता है कि आयोनाइज्ड हो जाएगा, इसमें सबसे पहले ज़्यादा आयोनाइज्ड होने का चांसेस किसका बनता है? देखिए यहाँ पे NaCl जो है 100% आयोनाइज्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखेंगे ए नंबर, NaCl 100% आयोनाइज्ड होगा। और इस वजह से इसका डेल्टा TF का मान जो होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि KF इंटू आयोनाइज्ड मोल। तो अपने पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयोनाइज्ड होने वाला NaCl है इन सभी में से, चाहे वो इथेनॉल हो या मैग्नीशियम आयोनाइड हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो। 100% आयोनाइज्ड होता है NaCl, और इसका जो मोलरिटी भी है वो कम है बहुत, तो इसलिए ये मैक्सिमम होगा। इसका डेल्टा TF का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और डेल्टा TF का मान जिसका मैक्सिमम होगा उसका हिमांक क्या होगा? कम होगा, निम्न होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें भी आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH होता है, मानव रक्त का pH होता है 7.4। ये तो याद रखना पड़ता है वैसे ही नॉर्मली। क्वेश्चंस नंबर 9, क्वेश्चंस नंबर 9 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है कि अपने पास क्वेश्चंस में ये है कि 0.1 मोलर
बेरियम नाइट्रस घोल का वांट हाफ गुणांक 2.74 है तो विघटन स्तर बताना है। विघटन स्तर मतलब जो टूट रहा है तो उसका स्तर। अल्फा बताना है हमें, अल्फा निकालना है। आई दिया हुआ है, वांट हाफ गुणांक क्या कहते हैं, आई कहते हैं। वांट हाफ गुणांक क्या कहते हैं, आई कहते हैं। विघटन हमें निकालना है, विघटन स्तर मतलब अल्फा का मान हमें निकालना है और वांट हाफ आई का मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, और साथ में मोलरिटी भी, एम का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो इस चीज़ को हमने सॉल्व कैसे किया है यहाँ पे देखेंगे आप। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में आई को कहते हैं हम वांट ऑफ गुणांक। आई बराबर होता है साम्य अवस्था पर वियोजित मोलों की संख्या डिवाइड में प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या। जब हम ये बेरियम नाइट्रस को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, यहाँ पे सॉरी मैंने बाई मिस्टेक 3 लिख दिया, 2 होगा, NO2 2 होगा। तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये कुछ ऐसे टूटता है, बेरियम +2 में और NO2 -1 में। तो इसका 2 मोल ले लेते हैं और इसका 1 ही मोल लेते हैं। तो जब T0 होता है, T0 का मतलब प्रारंभ में मोलों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है और यहाँ पे ये 0 0 होते हैं। जब साम्य अवस्था होती है, T बराबर साम्य अवस्था पर, इसमें से 1 - अल्फ़ा हो जाता है और ये बेरियम का 1 है तो यहाँ पे 1 अल्फ़ा, यहाँ पे NO2 का 2 है तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा। ठीक है, साम्य अवस्था पर कुल मोलों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इन सभी को ऐड कर दिया जाता है, इन सभी को तो ऐड किया जाता है। तो 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ऐड ऑफ करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाता है। अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो जाता है, 1 + 2 अल्फ़ा। अब हम इसको फार्मूला पे लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, यहाँ पे फार्मूला था आई इक्वल टू साम्य अवस्था पर वियोजित मोलों की संख्या, है ना, और डिवाइड में प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या। तो आई बराबर यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, आई इक्वल टू साम्य अवस्था पर कुल मोलों की संख्या कितनी है, 1 + 2 अल्फ़ा, और प्रारंभ में कितना है नीचे 1, तो 1 लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इक्वल टू 1 + 2 अल्फ़ा हो जाता है। आई का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 2.4, गुणांक दिया हुआ है इसका, वांट ऑफ गुणांक, और ये 1 + 2 अल्फ़ा। यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकालने के लिए 2.74 में से 1 माइनस कर लेते हैं, क्या बच जाता है, 2 अल्फ़ा। और फिर जो है यहाँ पे देखिए गड़बड़ हुआ है, ओवरलैप हो गया। अब दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं 2.74 में से तो क्या बच जाता है, 1.74, 2 अल्फ़ा, फिर 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बचा है, 0.87, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार इसको और रिपीट कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब इसको हमें हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे कह रहा है कि एक जलीय घोल का हिमांक दिया हुआ है, माइनस में इतना डिग्री सेल्सियस है। अगर के एफ मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर और के बी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर। के एफ मतलब फ्रीजिंग मतलब हो गया आपका क्वथनांक, क्वथनांक नहीं होता है, फ्रीजिंग का होता है हिमांक, और के बी बॉइलिंग का होता है क्वथनांक। तो दिया है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, इसको लेकर के आते हैं। देखिए सबसे पहले के एफ का मान जो दिया हुआ है वो हमने लिख दिया 1.86 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है बट हमें पता है कि इसका यूनिट होता है 8 डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स केजी होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। के बी का मान भी हमने लिख दिया, जो भी यहाँ पे दिया था के बी। के एफ का मान लिख दिया, टी एफ का मान लिख दिया हमने कि कितना इसका हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है, टी एफ।
अब डेल्टा टी एफ उसमें डिफरेंस निकालना है, तो T2 माइनस टी एफ। तो स्टार्टिंग में कितने पे मेल्ट बर्फ़ जमा होगा, तो T2 जो है 0 पे हुआ होगा, तो 0 माइनस जो हमारे पास T1 अभी है टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, तो माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस माइनस होकर के प्लस आ जाएगा, तो डेल्टा टी एफ का मान आ जाएगा। अब एक हमारे पास इक्वेशंस होता है ये कि डेल्टा टी एफ अपॉन में डेल्टा टी बी इक्वल टू के एफ अपॉन में के बी। तो यहाँ पे हमें टी बी निकालना है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर निकालना है, मतलब क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, कितना बढ़ोतरी हुई, कितना अंतर रहा, वो डेल्टा टी बी निकालना है। तो डेल्टा टी बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ फार्मूला बन जाएगा। अब जो वैल्यू है, जैसे कि के बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.512, टी एफ का मान निकाला हुआ है अभी यहाँ पे 0.186 और नीचे अपने पास 1.86। इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 0.0512 डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि अगर n घुल लिया मतलब आप ये समझ लीजिए n विलेय है, पदार्थ के मोलों की संख्या है, और कैपिटल N जो है वो घोलक की मोलों की संख्या है। तो घुल लिया मतलब विलेय के मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलेय का मोल प्रभाज ये होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विलेय का अगर पूछना है तो ऊपर स्मॉल n, और विलाय का पूछेगा तो ऊपर कैपिटल N, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद से है यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस ढका हुआ है किसी से, हाँ ये है क्वेश्चंस, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है, तो जिसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मोललता होता है, क्योंकि मोललता केजी में होता है और द्रव्यमान को जो है ताप प्रभावित नहीं कर पाता है, इस वजह से ये हो जाएगा मोललता। बाकी मोललता वगैरह सब आयतन से डिपेंडेंट होता है, तो ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चंस, तो H3PO4 के 1 मोलर विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो नॉर्मलता ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा साधारण सा एक सॉल्यूशंस लेकर के आया हूँ, सिंपल साधारण सा है, ये देखिए नॉर्मलता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को, H3PO4 के 1 मोलर विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चंस ये बोला गया है H3PO4 के 1 मोलर में की नॉर्मलता पूछा गया। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला एक यूज़ करेंगे, जो कि मोलर और नॉर्मलता में क्या होता है, एक रिलेशंस होता है, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करता है। नॉर्मलता बराबर हम लिख सकते हैं मोलरता और इनटू में एन कारक। अब ये एन कारक क्या होता है, तो इसको आयोनाइज्ड करके जितने मोलों की संख्या होती है उसको हम एन कारक कहते हैं। तो जैसे समझते हैं H3PO4 को जब हम तोड़ेंगे तो किस में हो जाएगा, 3H प्लस और PO4 -3 में। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मोल और इसके कितने 1 मोल, यही हो रहा है ना, हाइड्रोजन के 3 मोल, अच्छा हाइड्रोजन के 3 मोल और इसके 1 मोल। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जितना H प्लस होता है वही क्या होता है, एन कारक होता है। जब टूटने के बाद H प्लस होता है वही क्या होता है, एन कारक होता है। तो एन कारक बराबर इसमें कितना हो जाएगा, H प्लस कितने हैं, 3 है ना, तो कितना हो जाएगा इसका एन कारक 3। नॉर्मलता बराबर क्या ले लोगे, तो अपने पास मोलरता कितना दिया है, फॉर्मूला है मोलरता, यहाँ पे मोलरता इंटू एन कारक। मोलरता 1 मोल दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ है, सॉरी 1 मोलर दिया हुआ है, और यहाँ पे एन कारक कितना है 3, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3n, 3 नॉर्मलता। तो इसमें देख लो 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चंस, दो द्रव का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है कहलाता है। देखिए दो द्रव हैं अपने पास, दो कोई भी द्रव हो सकते हैं, जैसे पानी हो गया और अल्कोहल हो गया, है ना। मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कह सकते हैं उबलता है, क्या कहलाता है, तो एजोट्रॉप कहलाता है। इसका डेफिनेशंस ही होता है, ये एजोट्रॉप का डेफिनेशंस भी है, यहाँ पे समझ लो। नेक्स्ट यहाँ पे है, हम क्वेश्चंस नंबर 16 तक ही करेंगे क्योंकि अपने पास समय नहीं है, मुझे स्कूल भी जाना है। तो क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे 15 है, 15, हाँ 15, क्वेश्चंस नंबर 15 है यहाँ पे, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग में पूछा गया है कितना होता है, तो 30 ATM होता है, 30 ATM होता है। उसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रस का 1/2 गुणांक कितना होता है। बड़ा ही साधारण सा इसका हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े देर में ये समझ में आ जाएगा, देखेंगे। यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रस का 1/2 गुणांक पूछा गया है, आई बराबर होता है, तो अभी आई का फॉर्मूला भी निकलवाया था, लेकिन उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जस्ट उसको आयोनाइज्ड कर दीजिए और उसका सम देख लीजिए, जितना होगा वही उसका 1/2 गुणांक होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कैल्शियम नाइट्रस का जो आयोनाइज्ड किया जब, तो कैल्शियम +2 में और 2 टाइम्स NO3 यहाँ पे ये आयोनाइज्ड हुआ, क्योंकि NO3 जो है उसका -1 होता है, तो उसको 2 मोल लेना पड़ेगा और कैल्शियम का 1, ये 1 और 2 कितना हो गया 3, और यही इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्व तो कर दिए हैं, बट ये है कि बाद में हम उसको करेंगे, समय नहीं है अभी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसका जो है इस लाइव क्लासेस का मैं रिकॉर्डिंग भी कर लिया हूँ, तो इसको डाल भी दूंगा, आप बाद में भी देख सकते हो। थैंक यू।